नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मेरी अमेरिकी चुनावी यात्रा का 24वां दिन है और मैं इस वक्त हूँ फ्लोरिडा में। और अब इलेक्शन अपने चरम पे और आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जहां बात होगी स्विंग स्टेट्स और इलेक्टोरल वोट्स की। और फ्लोरिडा एक स्विंग स्टेट है, पर स्विंग स्टेट्स में जाने से पहले मैं आज के ब्लॉग में बात करना चाहूँगा वो प्रक्रिया की, वो प्रोसेस की जिससे अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। ये एक 1.5 साल लंबी प्रक्रिया होती है। चुनावी वर्ष में जाने से 18 महीने पहले प्राइमरीज अनाउंस होते हैं, जहां पे दोनों पार्टीज के जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट करना चाहे वो अपना नाम देते हैं और अगले 6 महीने कयावत रहती है अपने लिए समर्थन जुटाने की। तो पहले 18 महीनों में से जो 6 महीने होते हैं वो प्राइमरीज के लिए होते हैं, जहां प्राइमरी डिबेट्स होते हैं, लोग अलग अलग जगह में जाते हैं, हर 50 राज्य में जाके अपने लिए समर्थन लेते हैं। फिर होती है प्राइमरी वोटिंग, जो कैंडिडेट समर्थन जुटा पाए उनके लिए। तो जो प्राइमरी वोटिंग होती है, इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल प्राइमरी वोट्स और एक होते हैं कॉकस। प्राइमरी वोट्स में जो भी स्टेट के रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो अपनी अपनी पार्टी का कैंडिडेट चुनते हैं और उनको समर्थन देते हैं। तो जो लोग प्राइमरीज में सबसे ज़्यादा समर्थन जुटा पाते हैं वो जाते हैं पार्टी कन्वेंशन में। अब प्राइमरीज की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वोटिंग की, वो किसी भी जिले के चुनावों की तरह होती है, और उसमें कोई भी वोट दे सकता है। पर जब यहाँ एक वोटर रजिस्टर होता है तो उससे अपनी पार्टी एफिलिएशन भी बतानी होती है। तो उसमें 3 कॉलम होते हैं, या तो आप रिपब्लिकन हो सकते हैं, आप डेमोक्रेट हो सकते हैं, या कोई अन्य पार्टी, या इंडिपेंडेंट। तो जब रिपब्लिकन प्राइमरी होगा तो जो लोग रजिस्टर्ड रिपब्लिकन वोटर्स हैं सिर्फ वही हिस्सा ले पाएंगे, और उनके अलावा अगर कोई इंडिपेंडेंट उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहे तो वो। तो जो डेमोक्रेट्स या दूसरी पार्टी वाले हैं वो इस प्राइमरी से बाहर रहेंगे। तो ये प्राइमरीज का प्रोसेस होता है। प्राइमरीज में जब अपने लिए समर्थन जुटा लिया जाता है उसके बाद होता है पार्टी कन्वेंशन। तो जो टॉप के प्राइमरी परफॉर्मर्स होते हैं 5 या 6, वो अपने दावेदारी उस पार्टी कन्वेंशन में रखते हैं। वो 3 या 4 दिन का पार्टी कन्वेंशन होता है। पूरी पार्टी के डेलीगेट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन 5 लोगों में से हमारा लीडर कौन होगा। जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना जाता है वो अपना रनिंग मेट या वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी चुनते हैं। और ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है जुलाई तक। तो जुलाई से अक्टूबर तक का जो समय होता है वो होता है जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और उनके रनिंग मेट है वो अपने लिए समर्थन और इलेक्शंस के लिए फंड जुटाते हैं। और इसके बीच में वो 4 बार आमने सामने होते हैं, 3 राष्ट्रपति डिबेट्स के लिए और 1 उपराष्ट्रपति डिबेट के लिए। वो डिबेट सब समाप्त हो गए हैं, अब मामला जाएगा वोटिंग की तरफ। तो वोटिंग की प्रक्रिया अमेरिका में 18 दिन तक लगी रहती है। और जो इलेक्शन डे होता है, जो फाइनल डे ऑफ वोटिंग होता है, वो होता है हर नवंबर का पहला मंगलवार। तो इस बार 3 नवंबर वो कट ऑफ डेट है। तो 3 नवंबर से 18 दिन पहले से वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग हुए 7 दिन निकल गए हैं और अभी तक करीब करीब 5 करोड़ अमरीकियों ने अपना मतदान कर दिया है। तो शेष बचे 19 करोड़ वोट्स में से अब दोनों कैंडिडेट्स स्विंग स्टेट्स की तरफ रुख करेंगे और जो लोग अनडिसाइडेड वोटर्स हैं उनका समर्थन लेने की कोशिश करेंगे। तो अब जरा स्टेट्स का कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। 2 तरह के स्टेट्स अमेरिकी चुनाव में होते हैं, सेफ स्टेट्स और स्विंग स्टेट। और ये समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बात करते हैं हम कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा की। तो कैलिफोर्निया एक ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेटिक सेफ स्टेट है। यहाँ पे 1956 के बाद कोई भी रिपब्लिकन कैंडिडेट कभी भी लीड नहीं ले पाया। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन वो आखिरी रिपब्लिकन कैंडिडेट थे जिन्होंने कैलिफोर्निया में लीड ली। तो पिछले इतने सालों से जब वो ब्लू वोट करता आ रहा है तो कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सेफ स्टेट है। इसके ठीक विपरीत टेक्सास एक रिपब्लिकन सेफ स्टेट है। यहाँ से जॉर्ज बुश का परिवार चुनाव लड़ता रहा है और सालों से टेक्सास ने रिपब्लिकन्स को वोट दिया है। और फिर आती है स्विंग स्टेट, जो कि फ्लोरिडा जैसी स्टेट है, जहाँ पे हर बार नई पार्टी को लीड लेने की उम्मीद बनी रहती है। तो ये है इन 3 स्टेट्स का फर्क। तो फ्लोरिडा जैसे जो स्टेट्स है, इस बार जो प्रमुख स्विंग स्टेट्स है वो है फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन। इन 4-5 बड़े स्टेट्स में ये डिसाइड होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। तो जब वोटिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट्स लिए वो ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। जैसा पिछले चुनाव में देखा गया, हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से करीब करीब 13 लाख वोट ज़्यादा
हासिल किए, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स में पिछड़ गई। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज 538 वोट्स का एक ग्रुप है जिसमें सेनेट और कांग्रेस के वोट जोड़े गए हैं। इसमें 100 सेनेट के मेंबर्स होते हैं। किसी भी राज्य की पॉपुलेशन चाहे कितनी भी हो, उसके 2 सेनेट के मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ये एक इक्वल डिवीजन है। तो 50 राज्य, हर एक के 2 सेनेट मेंबर्स, कुल मिला के हुए 100 सेनेटर्स। और उनकी जनसंख्या के आधार पे हर पार्टी के कांग्रेशनल कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं, हर राज्य के कांग्रेस कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं। तो फिलहाल 435 कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं, और अगर एक अनुमान लगाया जाए तो मोटा मोटा 7 लाख अमेरिकी नागरिकों के ऊपर एक कांग्रेसमैन है, और 3 वोट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के। तो ये 538 वोट डिसाइड करते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। इन 50 राज्यों में मेन और नेब्रास्का को छोड़ दे तो 48 राज्यों ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है जिसे कहते हैं विनर टेक्स इट ऑल। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। कैलिफोर्निया, जो कि यहाँ का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, उनको मिलते हैं 55 इलेक्टोरल वोट्स, 2 सेनेटर और 53 कांग्रेसियल वोट्स। तो मान लीजिए कि कैलिफोर्निया में 10 लाख वोटर हैं, जिसमें से 5.5 लाख ने डेमोक्रेट कैंडिडेट को सपोर्ट किया और शेष बचे 4.5 लाख वोट्स ने रिपब्लिकन सपोर्ट किया। तो जो 55 के 55 वोट हैं, वो सारे के सारे वोट्स चले जाएंगे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को। 4.5 लाख वोट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के 55 वोट चले जाएंगे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ। उसी तरह जब टेक्सास की बात होगी तो 38 वोट यहाँ पे लगते हैं, 2 सेनेटर और 36 कांग्रेस वोट। तो अगर यहाँ पे भी 10 लाख वोट होते हैं, जिसमें 5.5 लाख वोट रिपब्लिकन को मिल गए, तो डेमोक्रेट के 4.5 लाख वोटों का कोई मायना नहीं होगा, और 38 के 38 वोट जो है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट के खाते में चले जाएंगे। और फिर बात आती है स्विंग स्टेट्स की, जिसका कि पैमाना ये होता है कि वो एक आइडेंटिफाइबल पार्टी की तरफ वोट नहीं करती। अगर हम फ्लोरिडा की बात करें, जहाँ मैं अभी हूँ, तो यहाँ पे 32% जो वोटर्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं, वो रजिस्टर्ड हैं एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी वोट्स। 33% वोटर जो हैं वो है रिपब्लिकन पार्टी वोट, और 34% जो वोटर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली रजिस्टर्ड है। तो उन 34% वोट्स को रुझाने के लिए सारी कयावत अगले 11 दिन तक रहेगी। तो ये होता है एक स्विंग स्टेट का नेचर। तो जब पोलिंग डे पे फाइनल पोल्स काउंट हो जाते हैं, तो ये जो वोटिंग का पैटर्न है, जो ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स अपनी तरफ ले पाएगा वो जीतता है। और पिछले चुनाव में ठीक वैसा ही हुआ। हिलेरी क्लिंटन से करीब करीब 74 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा मिले, जबकि उनके पास 12 लाख पॉपुलर वोट्स कम थे। तो ये थी वोटों की गणित, किस तरह वोट कैलकुलेट होंगे। और 3 नवंबर को ही इलेक्शन नाइट को ज़्यादातर वोट्स काउंट कर लिए जाते हैं। इस बार अंदेशा लगाया जा रहा है क्योंकि वोट बाय मेल ज़्यादा हुए हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। पर जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो इस प्रक्रिया से ही चुन के बनेगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल से हम बात करनी शुरू करेंगे स्विंग स्टेट्स की, और पहली स्विंग स्टेट होगी फ्लोरिडा। धन्यवाद।